सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे, दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद की एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे इस दुनिया से, अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। इसलिए कहेंगे कि मस्जिद के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए। ये बातें बाबरी मस्जिद विध्वंस की 32वीं बरसी पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बोली है। आज 6 दिसंबर है, भारतीय इतिहास में वो तारीख जब 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था। 6 दिसंबर को काला दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। ट्विटर पर भी #6 दिसंबर ब्लैक डे पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। चलिए आज के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। 6 दिसंबर 1992 भारत के लोकतांत्रिक यात्रा का सबसे दर्दनाक दिन। इस दिन अयोध्या में जो हुआ वो इतिहास बन गया, बाबरी मस्जिद का विध्वंस। ये एक ऐसा क्षण था जब धार्मिक और सांप्रदायिक ताकतों ने कानून के शासन को दबा दिया, जब भीड़ संवैधानिक मूल्यों पर भारी पड़ गई। आज 6 दिसंबर 2024 को इस घटना के 32 साल हो गए हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर पर पहले बाबरी मस्जिद थी, जिसे 6 दिसंबर के दिन गिराया गया था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में घटी ये घटना इतिहास के प्रमुखता के साथ दर्ज है, जब राम मंदिर की सांकेतिक नींव रखने के लिए उमड़ी भीड़ ने बाबरी मस्जिद ढहा दी थी। इस घटना के बाद देश के कई इलाकों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिनमें जान माल का भी भारी नुकसान हुआ था। आज से 32 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद के करीब दिन में 12 बजे हजारों की संख्या में कार सेवक आए और शाम 5 बजे तक बाबरी ढांचा गिरा दिया। लोग वहां से मिट्टी और ईंटें भी उठाकर ले गए। 6 बजे तक वहां एकदम सन्नाटा हो गया था। इस मामले में सालों तक केस चला, लेकिन सजा किसी को भी नहीं हुई। 6 दिसंबर की ये कहानी आखिरकार 3 दिसंबर से ही शुरू हो गई थी। 3 दिसंबर 1992 को अयोध्या में शाम को कार सेवक पाइपलाइन बिछाने के लिए गड्ढा खोद रहे थे, जहां कार सेवा होनी थी। उन्हें पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने विवादित ढांचे के परिसर में कुछ भी करने से मना किया हुआ है, लेकिन उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी। लेकिन इस बात का पता जैसे ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक डिस्ट्रिक्ट जज प्रेम शंकर गुप्ता को पता चला, उन्होंने फौरन डीएम को बुलाया, लेकिन कार सेवकों ने उनकी एक भी ना सुनी। अब कहानी 6 दिसंबर 1992 की। 6 दिसंबर तक अयोध्या में 5 से 6 लाख कार सेवक जुटे थे। इस दिन सुबह सुबह कार सेवक सरयू जल और बालू से राम जन्मभूमि के परिसर की पूजा करना चाहते थे। वो सरयू से पानी और बालू लेकर जा रहे थे। विवादित ढांचे से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर राम कथा कुंज था, जहां भाजपा और वीएचपी की बैठक हो रही थी। इस बैठक में भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी रणथंभोर, अशोक सिंघल जैसे तमाम दिग्गज मौजूद थे। 8 बजे के आसपास वहां विजय राजे सिंधिया भी आई और विवादित ढांचे के सामने बने चबूतरे के पास गई, जहां कार सेवक पूजा कर रहे थे। लेकिन इसी बीच पूजा के दौरान दोपहर 12 बजे से लेकर 12:15 के बीच अचानक लोग भड़क उठे। भीड़ बाबरी ढांचे की सुरक्षा में लगे लोहे के मोटे मोटे पाइप पर चढ़ने लगी और देखते ही देखते भीड़ ने विध्वंस शुरू कर दिया। 1:30 पर पहला गुंबद गिराया गया और 5 बजे तक सब कुछ तोड़ दिया गया। वहां आसपास कुछ अवशेष भी नहीं बचा था और शाम 6 बजे तक तो वो जगह वीरानी हो गई थी। अब कहानी 6 दिसंबर 1992 के बाद की।
बाबरी विध्वंस के वक्त उत्तर प्रदेश में भाजपा की कल्याण सिंह की सरकार थी। सीएम कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उनकी सरकार विवादित बाबरी ढांचे की सुरक्षा करेगी। भाजपा की ओर से विजय राजे सिंधिया ने भी लिखित में सुप्रीम कोर्ट को ये बात कही थी। बाबरी विध्वंस के बाद इनके वादों पर भी सवाल उठने लगे। बाबरी विध्वंस मामले में राम जन्मभूमि एसओ प्रियनवंदा नाथ शुक्ला ने पहली एफआईआर संख्या 197/1992 दर्ज करवाई थी। इस एफआईआर में लिखा गया था कि लाखों कार सेवकों ने बाबरी ढांचे पर हमला करके गिराया है। इन कार सेवकों पर धर्म के आधार पर नफरत फैलाने, डकैती, लूटपाट और मारपीट के आरोप लगे थे। बाबरी विध्वंस मामले में राम जन्मभूमि थाने के एसआई गंगा प्रसाद तिवारी ने दूसरी एफआईआर संख्या 198/1992 दर्ज करवाई थी। इस एफआईआर में भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी का भी नाम शामिल था। इसके अलावा वीएचपी के तत्कालीन महासचिव अशोक सिंघल, बजरंग दल के नेता विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी रितंभरा, मुरली मनोहर जोशी, गिरिराज किशोर और विष्णु हरि डालमिया का भी नाम शामिल था। इन सभी के ऊपर भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। कहा गया था कि इनके भड़काऊ भाषण को सुनने के बाद भीड़ ने गुस्से में आकर बाबरी ढांचा गिरा दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक इन नामजद आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया था। फैजाबाद में ट्रायल संभव नहीं होने की वजह से इस केस को रायबरेली ट्रांसफर कर दिया गया था। बता दें कि इस केस में इन 2 एफआईआर के अलावा और 47 केस दर्ज किए गए थे, यानी कि 6 दिसंबर 1992 की घटना से जुड़ी कुल 49 एफआईआर दर्ज की गई। इसमें अधिकांश मामले पत्रकारों और रिपोर्टरों से जुड़ी मारपीट के थे। मार्च 1993 तक इन सभी केस में 49 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई थी। इस मामले की 2 मुख्य एफआईआर संख्या 197/1992 और संख्या 198/1992 एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इसलिए इस केस में सीबीआई ने लखनऊ की कोर्ट में एक कंपोजिट चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद लखनऊ कोर्ट ने ये तय किया कि आरोपियों के खिलाफ अब किन किन धाराओं में मुकदमा चलेगा। इसके बाद आडवाणी, जोशी, उमा भारती जैसे तमाम 8 आरोपियों ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दायर की, जिस पर कोर्ट ने कहा कि ये दोनों केस अलग अलग हैं। जिसके बाद आडवाणी समेत 8 लोगों का केस फिर से रायबरेली कोर्ट में चला गया, लेकिन फिर इसके खिलाफ सीबीआई कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 2001 में कहा कि दोनों केस लखनऊ में ही चलने चाहिए और फिर आडवाणी समेत 8 लोगों का केस लखनऊ में चलने लगा। 2003 में सीबीआई ने आडवाणी समेत 8 लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। इसमें बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने वाला आरोप जोड़ा नहीं गया था, क्योंकि इस केस में अलग एफआईआर की गई थी। इधर रायबरेली कोर्ट ने सबूत के अभाव में आडवाणी समेत 8 लोगों को बरी कर दिया था। इसके बाद साल 2005 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रायबरेली कोर्ट के इस आदेश को रद्द कर दिया और इसके बाद फिर से आडवाणी समेत 8 लोगों के खिलाफ रायबरेली कोर्ट ने आरोप तय किए, जिसमें पहली गवाही 2007 में हुई। रिपोर्ट के मुताबिक ये केस 28 साल चला। 49 आरोपियों में 17 लोगों का निधन तो ट्रायल के दौरान ही हो गया। इसके बाद आया 30 दिसंबर 2020 का वो दिन जब लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने आडवाणी समेत 32 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। इस केस में लगभग 500 गवाह थे। 70 कैसेट सबूत के तौर पर पेश किए गए थे, फोटो और वीडियो थे, लेकिन फिर भी सीबीआई कोर्ट के सामने ये साबित नहीं कर पाई थी कि ये कोई षड्यंत्र था। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि किसी भी सरकारी अधिकारी या पुलिस वाले ने ये नहीं कहा कि ढांचा गिराने वालों में नामजद आरोपियों का भी हाथ था। बाबरी केस में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। सीबीआई ने इस फैसले में कोई अपील नहीं की थी। हालांकि उस वक्त के मीडिया रिपोर्ट में सीबीआई के जांच के तरीकों पर भी सवाल उठाया गया था। कहा गया था कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में इस बात पर ज्यादा प्रकाश नहीं डाला था कि बाबरी का ढांचा गिराने वाले या माहौल बिगाड़ने वाले आखिर वो कौन लोग थे। इसमें यह भी नहीं बताया गया था कि आखिर 12 बजे तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर अचानक कैसे क्या हुआ, क्या इसमें कोई आतंकवादी संगठन शामिल था,
या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन का काम था, सीबीआई को इस पर भी गौर करना चाहिए था। हर साल की तरह इस साल भी उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट पर है। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, आगरा, संभल, कानपुर और लखनऊ समेत राज्य के 26 जिलों में पुलिस टीम को अलर्ट पर रखा गया है। इसके साथ ही आज जुम्मे का भी दिन है और बाबरी विध्वंस की 32वीं बरसी भी। यही वजह है कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। यहाँ शाही ईदगाह को लेकर विवाद है, जहां हिंदू संगठनों ने जलाभिषेक की अपील की है। इसके लिए यहां आसपास कहा जा रहा है कि 1000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। बाबरी मस्जिद का विध्वंस दिवस भी है और इसके लिए भी सुरक्षा टाइट की गई है। पुलिस अधिकारी पैदल गश्त कर रहे हैं और एसटीएफ से लेकर LIU तक अलर्ट मोड में है। मथुरा शहर के एसपी अरविंद कुमार का कहना है कि हमने इलाकों को 4 जोन में बांटा है। संवेदनशील जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।